हेलो बच्चों, नमस्ते। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म। मैं हूं अजीत लुल्ला, बीटेक फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, आपका फिजिक्स एजुकेटर। अब हम यहां पे कर क्या रहे हैं? हम जेई की एक्सट्रीम तैयारी कर रहे हैं। सारे चैप्टर को हमने मेजर टॉपिक्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। उस टॉपिक के लिए डेडिकेटेड वीडियो हम ला रहे हैं। आज हम क्या कवर करेंगे? हम आज करेंगे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। अलग अलग करंट के डायरेक्शन में रेजिस्टेंस क्या होगा, अलग अलग ज्योमेट्रीज में रेजिस्टेंस क्या होगा, सीरीज पैरेलल कनेक्शन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, फिर आप स्फीयर में रेजिस्टेंस, सिलेंडर में रेजिस्टेंस, रेडियल फ्लो, लीनियर फ्लो में अलग अलग केसेस में रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ कैसे डिपेंडेंट है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी, इक्विवेलेंट टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होगा, ये सब मैं आज आपको सिखा रहा हूँ। और साथ ही साथ पिछले 5-6 साल के टॉप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन पूरा देखिएगा। सेशन देखने के बाद मार्क्स ऐप पे जाके प्रैक्टिस कीजिएगा और फिर आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आइए लेट्स बिगिन द सेशन। रेजिस्टेंस देखिए, एक सिलेंड्रिकल रॉड है, मेटल की रॉड है, ये आपको शो की गई है, सॉलिड है, ठीक है। करंट यूं फ्लो कर रहा है। तो देखिए जो लेंथ है उसके साथ रेजिस्टेंस कैसे डिपेंडेंट है? डायरेक्टली डिपेंडेंट टू लेंथ। लेंथ ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा। अब इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कैसे दिखेगा? देखो, क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए मैं साइड व्यू देखूं तो साइड से देखूंगा तो मेरे को यहाँ पे एक डिस्क दिखेगी, ये ऐसे डिस्क दिखेगी, यस, इस तरीके से। सामने से देखोगे तो आपको ये पूरी लेंथ दिख रही है और क्रॉस सेक्शन व्यू देखने के लिए साइड व्यू देखना पड़ेगा। तो साइड व्यू आपने देखा, वो आपको एरिया मिला। अब रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। इन दोनों को एक साथ लिखेंगे, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, वो है रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टेंस हो गया रो, रो यानी रेजिस्टिविटी, रो एल बाय ए। रेजिस्टेंस मटेरियल पे तो डिपेंड करता ही है, क्योंकि अलग अलग मटेरियल की अलग अलग रेजिस्टिविटी होगी, लेकिन ज्योमेट्री पे भी डिपेंड करता है। लेंथ, एरिया, साइज, शेप पे डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस। तो ये बेटा आपका हो गया रेजिस्टेंस। अब देखो कंडक्टिविटी कैसे डिफाइन कर रहे हैं? रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स है। यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है? लेंथ जो है डायरेक्शन ऑफ करंट के अलोंग है, एरिया जो है उस सरफेस का एरिया है जो करंट फ्लो के परपेंडिकुलर है। इसको डिटेल में समझने के लिए आप यहाँ पे एक क्यूबॉइड सोच लीजिए, एक माचिस की डब्बी होती है वैसे सोच लीजिए। देखिए हर डायरेक्शन में लेंथ दी है ए बी सी। अब सोचो आपका करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा होता, कंप्लीट सॉलिड है, करंट यहां से फ्लो कर रहा है, तो करंट के डायरेक्शन में लेंथ बोलो क्या हो गई? देखो बी, तो रो बी अपॉन एरिया कैसे लेंगे? एरिया इस सरफेस का, इस सरफेस का एरिया लेंथ इंटू विड्थ। देखिए लेंथ इंटू विड्थ करेंगे तो ए इंटू सी। तो जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन की लेंथ, तो रो बी अपॉन ए सी आएगा रेजिस्टेंस जब ऐसे करंट फ्लो करेगा। तो अब हमने करंट का डायरेक्शन बदल दिया, करंट को ऐसे फ्लो कराया तो इस डायरेक्शन में लेंथ कितनी है? देखो ए, तो हो गया रेजिस्टेंस रो ए अपॉन बी सी। अगर आप z एक्सिस में 3 के डायरेक्शन में करंट भेजें तो इस डायरेक्शन में देखिए लेंथ कितनी है c, तो आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा रो सी अपॉन ए बी। अलग अलग डायरेक्शन में रेजिस्टेंस अलग अलग होता हुआ। अब अगर सिलेंडर में कैविटी आ जाए तो कैविटी आ जाए तो आपका करंट तो सॉलिड हिस्से से ही पास करेगा। तो आप देखिए एरिया क्या हो गया सॉलिड का, पूरे में से हम कैविटी का एरिया माइनस कर देते हैं। पूरा रेडियस बी दिया था और कैविटी का रेडियस ए दिया था, तो पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर, रेजिस्टेंस आ गया रो एल अपॉन ये वाला एरिया। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अब देखिए, अब हम बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की। सबसे पहले सोचो अगर एक सिंगल रेजिस्टेंस है, उसको बैटरी के साथ जोड़ दिया है, बैटरी का ईएमएफ यहाँ पे वी दिया है। आप यहाँ पे बताइए बैटरी क्या करेगी? इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देगी। तो ओम्स लॉ क्या बोलता है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर इज करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया V, उसको लिखोगे आप I इंटू आर, तो करंट आ जाएगा आपका V बाय आर। ठीक है बच्चे, चलो अब हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज रेजिस्टेंस में करंट फ्लो करता है। अब अगर आपने एक से ज्यादा रेजिस्टेंस लगा दिए तो एक के बाद एक लगा दिए, चलो एक ही ब्रांच में,
तो जब सिंगल सेम ब्रांच में एक के बाद एक रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं, उनमें ना करंट सेम होगा, तभी इनको बोलेंगे हम सीरीज कनेक्शन। अब जब सीरीज कनेक्शन होता है तो एक हमारा जो सर्किट सॉल्विंग का थॉट प्रोसेस है कि हम इन सबको हटा के एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करते हैं, आर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है सीरीज कनेक्शन में, वो आता है इन सबको ऐड करने। जितने रेजिस्टेंस है सबको ऐड कर दीजिएगा तो आर इक्विवेलेंट आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इनमें से जो सबसे बड़ा है तो ऐड करते जाओगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लार्जर देन लार्जेस्ट, जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है उससे भी बड़ा। वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होता है यहाँ पे। अब ये पॉइंट समझिएगा, ध्यान से समझिएगा क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये आपने नेट वोल्टेज लगाया, सोचो एग्जाम्पल के तौर पे आपने 100 वोल्ट लगा दिया। अब ये जो 100 वोल्ट ईएमएफ है, पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट किया, वो पूरी ब्रांच पे क्रिएट किया है। ठीक है, अब इसका पोटेंशियल डिफरेंस में ले लेता हूं डेल्टा V1, इसका पोटेंशियल डिफरेंस में ले लेता हूं डेल्टा V2। ये 100 वोल्ट इनमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ, दोनों का 100 वोल्ट पोटेंशियल नहीं है, 100 पूरी ब्रांच का है, इनमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ, थोड़ा सा इसमें चला गया, थोड़ा सा इसमें चला गया, तो वही लिखा है वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ओम्स लॉ क्या कह रहा है, डेल्टा V इक्वल टू IR। तो करंट तो बेटा अभी आपने बोला सेम है पूरी ब्रांच में, तो पहले का पोटेंशियल डिफरेंस करंट इंटू R1, दूसरे का पोटेंशियल डिफरेंस करंट इंटू R2। करंट सेम है तो पोटेंशियल रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका पोटेंशियल ज्यादा, उसके अक्रॉस वोल्टेज ज्यादा, ये ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको डिराइव करते हैं, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू सम को डिराइव करते हैं। सबसे पहले हमने हर एक का वोल्टेज अलग अलग लिख दिया, V1 V2 V3। नेट वोल्टेज जो है वो इन तीनों का सम है। V1 अकेला कितना होगा, I इंटू R1। इस तरीके से तीनों का लिखा, तो यहां से I कॉमन लेके ये आपका करंट का एक्सप्रेशन बना। हमें क्या चाहिए, इन तीनों को हटा के एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाना है जिसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कह रहे हैं। यहां पे V इक्वल टू IR कीजिए, I आ गया V अपॉन R इक्विवेलेंट। अब ये सर्किट दोनों एक ही तो हैं, इसी को हटा के ये लगाया है, तो बैटरी से करंट सेम होना चाहिए, दोनों का बैटरी से करंट सेम करो। देखो आप सॉल्व करके आपका ये डिराइव हो जाएगा। आया बेटा समझ में, ये आप डिराइव कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं अब पैरेलल कनेक्शन में। पैरेलल कनेक्शन मतलब आपने पैरेलली रेजिस्टेंस को लगाया गया है। पैरेलल कनेक्शन का मतलब पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर्स इज सेम। देखो यहां पे ऐसे भी कह सकते हो आप, सुनना मेरी बात, इस पॉइंट का नाम अगर मैं A दूं तो ये सारे पॉइंट A हो जाएंगे, इन सबका वोल्टेज सेम है इसीलिए सबका नाम सेम दोगे। इसे अगर मैं नाम B दूं तो ये भी देखिए डायरेक्ट कनेक्ट है, इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, डायरेक्ट वायर से कनेक्ट होता है तो पोटेंशियल सेम, नाम सेम दे सकते हो, ये भी B हो गया। तो सेम नाम के बीच में पोटेंशियल आपने रेजिस्टर्स को कनेक्ट किया है। तो पैरेलल में कब बोलेंगे, जब उनके अक्रॉस वोल्टेज सेम हो या फिर सेम पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो। ठीक है बेटा, चलो अब पोटेंशियल सेम है, यहां पे जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगाएंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला है 1/R1 प्लस 1/R2 करके जोड़ते जाओ, इनवर्स करके इक्वल टू 1 अपॉन R इक्विवेलेंट आपको देगा। R इक्विवेलेंट निकालने के लिए लास्ट में रेसिप्रोकल करना मत भूलिएगा, ये भूल जाते हैं बहुत बच्चे। अगर दो ही रेजिस्टर होते तो आप यहाँ पे एलसीएम लेके रेसिप्रोकल लेके ये बता सकते हैं, दो रेजिस्टर में ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इससे फटाफट यूज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे वोल्टेज इन तीनों का सेम है, ठीक है, तो I इंटू R इनका सेम है, कांस्टेंट। यस, तो I जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, यानी जहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा वहां पे करंट कम। ठीक है, पैरेलल में रेजिस्टेंस के इनवर्स में करंट जाता है, तो करंट जहां पे ज्यादा वहां रेजिस्टेंस कम, रेजिस्टेंस ज्यादा करंट कम। आ जाओ फटाफट से इसको डिराइव भी कर लेते हैं। इसका वोल्टेज V1 लिख रहे हैं, इसका वोल्टेज V2 लिख रहे हैं। V1 बेसिकली I1 R1 है, अब करंट दोनों के अलग अलग लिखे, V2 को I2 R2 लिखा है। अब इन तीनों ब्रांचेस का वोल्टेज सेम ही तो होगा, तो मैं लिख सकता हूं ना कि तीनों का वोल्टेज सेम है,
पैरेलल ब्रांचेस का वोल्टेज सेम होगा। अगर मैं डेल्टा V1 को V के बराबर करता हूं यहां पे, तो I1 R1 इक्वल टू V, I1 आ गया V बाय R1। फिर मैंने डेल्टा V2 को V के बराबर किया, तो मेरे पास I2 आ गया V बाय R2। अब मैं इन दोनों को रिप्लेस कर दे रहा हूं सिंगल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से, तो यहां पे जो करंट नेट है बैटरी से वो है V अपॉन R इक्विवेलेंट। यहां पे जो नेट करंट है बैटरी से वो तो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो नेट करंट को लिखोगे I1 प्लस I2। I1 की वैल्यू यहां से ले ली V बाय R1, I2 की वैल्यू ले ली, और ये आपके पास I नेट बना। इन दोनों को जब आप इक्वेट करोगे, देखो V कट गया, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। ये आपका डेरिवेशन हो चुका है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा अलग अलग ज्योमेट्रीज पे बात करेंगे, सुनना मेरी बात। हमने क्या किया, एक सिलेंडर लिया, उसके कैविटी बना दी, जो हम अभी कर चुके थे। उस कैविटी में एक और सिलेंडर रख दिया है। अब अंदर वाले सिलेंडर की डेंसिटी रेजिस्टिविटी है ρ1, बाहर वाले की रेजिस्टिविटी है ρ2। आपको बोला है इस सिस्टम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए। तो रेजिस्टेंस सिंगल सिलेंडर का ρL बाय A लिखोगे। यस, लेंथ तो देखो दोनों की सेम है, एरिया क्रॉस सेक्शन अलग अलग है। पहले सिलेंडर का एरिया है पाई A स्क्वायर, तो देखो लिखा है ρ1 L अपॉन पाई A स्क्वायर। बाहर वाले सिलेंडर का एरिया जो है वो पाई B स्क्वायर में से ये माइनस करना पड़ेगा, तो पाई B स्क्वायर माइनस पाई A स्क्वायर, ये रेजिस्टेंस 2 हो गया। अब ये देखो दोनों कनेक्टेड कैसे है, इधर का पॉइंट A है, इधर का पॉइंट B है, दोनों A B के बीच में कनेक्टेड है, इसका मतलब पैरेलल कनेक्शन है। तो 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 इक्वल टू 1 बाय R इक्विवेलेंट। फिर इसको रेसिप्रोकल किया, इसको रेसिप्रोकल किया, इन दोनों को आपने एलसीएम लेके निकाला, और लास्ट में रेसिप्रोकल लेना मत भूलिएगा। लास्ट में रेसिप्रोकल लेंगे तो R इक्विवेलेंट कुछ ऐसा बनता है। आप इसे पूरा सॉल्व करके मैच करना आंसर। अब आते हैं, चलो अगर आपने ट्रंकेटेड कोन दे दिया है, फ्रस्टम दे दिया है, तो क्या करेंगे। रेजिस्टेंस क्या था सर, ρL बाय A, लेकिन A क्रॉस सेक्शन एरिया तो सर बढ़ता जा रहा है, वेरिएबल है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ता है। इसकी खास बात क्या है, यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक है, वो शॉर्ट ट्रिक आपको समझा दें। शॉर्ट ट्रिक ये है कि एरिया जो है वो एरिया ऑफ एलिप्स वाला फॉर्मूला आपको याद हो तो वो आ जाता है, पाई AB, पाई रेडियस 1 इंटू रेडियस 2, इनिशियल रेडियस फाइनल रेडियस। जब आप इंटीग्रेट करके रेजिस्टेंस निकालते हो ना पूरा, तो एरिया की जगह बस इलिप्टिकल एरिया वाला फॉर्मेट आ जाता है। तो देखिए ρL अपॉन पाई AB, ये इस ट्रंकेटेड कोन या फ्रस्टम का रेजिस्टेंस होगा। ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये सवाल कुछ आए हुए हैं मेंस में जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या बोला है, एक स्फीयर है जिसकी इनर रेडियस A है वो खाली है, आउटर रेडियस B है, ये आपका मटेरियल है। आपका जो करंट फ्लो है इस बार वो रेडियली आउटवर्ड्स है। करंट फ्लो बेटा रेडियली आउटवर्ड्स है। इसी के बाद ना मैं अभी सिलेंडर में भी कराऊंगा, वहां भी रेडियली आउटवर्ड्स था। दोनों केसेस में इंटीग्रेशन होगा। आइए पूछा क्या है, रेजिस्टेंस बिटवीन दो स्फीयर्स बताइए। तो दो स्फीयर्स के बीच में आपने एक मटेरियल रखा है जिसका इनर रेडियस आउटर रेडियस दिया है, रेजिस्टिविटी दी है। करेंगे कैसे समझना, मैं यहां पे x डिस्टेंस पे एक शेल मान रहा हूं। इस शेल की जो थिकनेस है वो dx है। इसमें जो करंट का फ्लो है वो करंट का फ्लो इस तरीके से, समझ गए बेटा। तो आप देखो रेजिस्टेंस कैसे लिखोगे, रो रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ। लेंथ बेटा जितना करंट फ्लो किया, कितना फ्लो किया, ये वाली लेंथ, ये है थिकनेस dx अपॉन एरिया। तो पूरा एरिया कितना होता है स्फीयर का, 4 पाई x स्क्वायर बच्चे। यस, इसे आप इंटीग्रेट कर दीजिए, लिमिट्स लगा दीजिए, बड़ा ही आसानी से ये देखो सॉल्व हो जाएगा। तो आप देखो रो अपॉन 4 पाई बाहर, ऊपर ले जाओ तो x की पावर -2 का इंटीग्रेशन। दैट्स इट बच्चों, फटाफट से करते जाइए। तो ये इंटीग्रेशन आएगा x की पावर -1 अपॉन -1, माइनस बाहर ले लेते हैं, x की पावर -1 को 1 बाय x ले लेते हैं, लिमिट्स लगा देते हैं a से b। देखिए क्या मिला, रो अपॉन 4 पाई
1/b माइनस 1/a। अब आप माइनस साइन अंदर भेज दीजिए तो ये उल्टा हो जाएगा, ρ/4π 1/a माइनस 1/b। ये आपका रेजिस्टेंस है। एक और चीज सुनिए, यहां पे ये जितनी लेयर हैं, एक लेयर के बाद दूसरी लेयर, फिर एक और लेयर, इन सब से जो करंट फ्लो हो रहा है वो तो सेम ही है ना, इसीलिए इन सब का जो रेजिस्टेंस है वो ऐड होता जाएगा। तो एक प्रकार से आप इसको ऐसे लिखते हैं, पहली लेयर का रेजिस्टेंस, दूसरी लेयर का रेजिस्टेंस, तीसरी लेयर का रेजिस्टेंस, सीरीज कनेक्शन माना जाएगा, हर एक लेयर का रेजिस्टेंस ऐड होता जाएगा। इस सब को देखोगे तो आप इस तरीके से लिख सकते थे, क्योंकि इनफाइनाइट टर्म्स बनेंगी। इनफाइनाइट टर्म्स का एडिशन, इंटीग्रेशन, आप यहाँ पे इसे इंटीग्रेट कर सकते थे। समझ गए? छोटे से का एलिमेंट का लिया, इंटीग्रेट कर दिया। आइए देखिए आंसर क्या है, आंसर है ρ/4π 1/a माइनस 1/b। ऐसा ही सवाल सिलेंडर में, सिलेंडर में बोला है इनर रेडियस है, आउटर रेडियस भी, बीच में कंडक्टिव, बीच में रेजिस्टिविटी रो है, रेडियली आउटवर्ड्स करंट फ्लो कर रहा है, मतलब एक्सिस से बाहर की तरफ, इस तरीके से। आई बेटा बात समझ में? सेम प्रोसेस, यहां पे x डिस्टेंस पे आप एक कंडक्टिंग, यहां पे एक छोटी सी थिकनेस का सिलेंडर मान लीजिए। समझ में आया बेटा? इस तरीके से। तो अब करंट कैसे फ्लो कर रहा है? करंट सर फ्लो कर रहा है इस तरीके से। तो रेजिस्टेंस क्या लिखेंगे? रो लेंथ अपॉन एरिया, पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया, जो हो जाएगा 2πr यानी x इंटू लेंथ l। और ऐसे जो छोटे छोटे सिलेंडर एक के बाद आएंगे वो सब आपस में सीरीज में कनेक्टेड है, इसलिए डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपको ये मिला ρ/2πl बाहर, 1/x का इंटीग्रेशन वो होता है ln x, लिमिट a से b। तो आप देखो हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हो जाता है ln b/a। तो आपका आंसर आ गया ρ/2πl ln b/a। बच्चों देखो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। नेक्स्ट सवाल आपके सामने, फटाफट अब देखिए। एक वायर थी जिसकी लेंथ है 25 मीटर, एरिया भी दिया है, तो रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, रेजिस्टिविटी भी दी है, ρl/a रो इंटू l बाय एरिया। एरिया देखो मिलीमीटर स्क्वायर है ना, इसको आप मीटर स्क्वायर में करोगे तो 2 बार 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 5 इंटू 10 की पावर -6 लिख सकते थे। देखिए कट गया, 5 से 5, 5 2 जा 10। तो एक वायर थी जिसका रेजिस्टेंस था 10, इसे आपने एक सर्कल में बना दिया, ये सर्कल में बना दिया, पूरी सर्कल का रेजिस्टेंस है 10। रेजिस्टेंस बिटवीन डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स, यानी करंट एक जगह से आएगा और दूसरी जगह से निकलेगा। अब देखो जब करंट यहां से आएगा तो 2 रास्ते बनेंगे, बन रहे 2 रास्ते, तो जब 2 रास्ते बनेंगे तो आपको ऊपर वाला रास्ता अलग से देखना है, नीचे वाला रास्ता अलग से देखना है। ठीक है बच्चा? तो ऊपर वाले रास्ते का रेजिस्टेंस कितना हो गया? पूरे का था 10, तो आधा हो गया ना, ऊपर आधी लेंथ का 5 ओम, नीचे वाले रास्ते का सिमिलरली 5 ओम। यस, अब रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट क्या होगा? सेम पॉइंट के बीच में है पैरेलल कनेक्शन, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। फटाफट से ये फॉर्मूला आप लगाओगे तो आपको देखिए आंसर ये आ जाएगा 5/2। ये ना हमें याद होता है कि अगर पैरेलल में सेम रेजिस्टर होते हैं तो जितनी बार पैरेलल कनेक्ट किया है उतनी बार से डिवाइड आ जाता है। 5/2 आपका आंसर है, जो कि बेसिकली क्या है? 2.5 ओम। किससे मैच कर रहा है? यहाँ पे 2.5 होगा, ऑप्शन 4 से। आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही अलग अलग ज्योमेट्रीज बना सकते हैं, स्क्वायर ले सकते हैं, हेक्सागन ले सकते हैं। चलिए आप यहाँ पे देखिए, स्क्वायर है, हर साइड लेंथ है, ए बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए। मतलब करंट ए से जाएगा, बी से बाहर आएगा, तो इस करंट के पास 2 रास्ते हैं, दोनों रास्ते बेसिकली पैरेलल हैं। ऊपर वाले रास्ते में कितनी लंबाई है? देखो L L L 3L। तो रेजिस्टेंस क्या लिखोगे ऊपर वाले रास्ते का? ρl/a। यस, दूसरे रास्ते पे आ जाते हैं, इसकी लेंथ कितनी है?
एल, तो रेजिस्टेंस रो एल बाय ए, और दोनों क्या है बेटा आपस में पैरेलल, तो आप लिखोगे R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। आई बेटा बात समझ में? तो देखिए जो कॉमन है वो तो ले लीजिए रो एल बाय ए, बचा इधर 3 है कांस्टेंट और यहाँ पे कांस्टेंट है 1, तो 3 इंटू 1 अपॉन 3 प्लस 1, ये आ जाएगा बेटा 3/4 रो एल बाय ए। ये इसका ए से बी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हुआ। चलिए अब इस पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए करंट यूं गया और यूं आया, इधर भी 2L लेंथ है, यहां से डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इधर 2 लेंथ है, इधर भी 2 लेंथ है, तो दोनों तरफ रेजिस्टेंस सेम है। R इक्विवेलेंट आ जाएगा R/2, और R कितना है, रो इंटू लेंथ कितनी है ये 2L बाय ए, रखो जरा इसमें, तो रो 2 कट जाएगा, L बाय ए, ये आपका R इक्विवेलेंट आ गया। अब इसी तरीके से आपको एक होमवर्क दे देते हैं। होमवर्क है, हेक्सागन है, हर एक का एरिया सेम है ए, हर एक की लेंथ सेम है, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए। हर एक की लेंथ, एरिया और रेजिस्टिविटी सेम है, समझ गए? इसी फॉर्मेट में आंसर दीजिएगा। ये आपके इस टाइप के सवाल भी आते हैं। अब बात करते हैं हम स्ट्रेचिंग ऑफ द वायर की। तो स्ट्रेचिंग का मतलब क्या है, वायर थी उसको खींच रहे हो। स्ट्रेचिंग में वॉल्यूम कांस्टेंट लेना है। वॉल्यूम को कैसे लिखते हैं, एरिया इनटू लेंथ। तो अगर आप खींच रहे हो, लेंथ बढ़ रही है ना, तो एरिया कम हो जाएगी, तो खींचेंगे, देखो थिकनेस कम हो गई, लेंथ बढ़ी, थिकनेस कम हो गई। अब हमें पता करना है कि लेंथ के साथ किस तरीके से रेजिस्टेंस बदल रहा है। रेजिस्टेंस को आप क्या ले रहे हो, रो एल बाय ए। रेजिस्टेंस को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल लिख देते थे, लेकिन यहां पे लेंथ बढ़ रही है तो एरिया बदल रहा है। तो एरिया बदल रहा है ना, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते। इस बार रो कांस्टेंट है लेकिन ए कांस्टेंट नहीं है, लेंथ के साथ एरिया बदल रहा है, रिलेटेड है दोनों। तो आप देखो क्या लिखते हो, V इक्वल टू ए एल, ए को गायब करना है सोचो, तो इसको लिख दो V बाय एल, यहां पे रखो, तो रेजिस्टेंस देखो क्या आ गया, ये हो गया रो एल स्क्वायर बाय वी। जब आप एरिया गायब करोगे तो रो एल स्क्वायर बाय वी, वॉल्यूम कांस्टेंट, रो कांस्टेंट, तो रेजिस्टेंस को मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ स्क्वायर लिखता हूं स्ट्रेचिंग के केस में। अब यहां से लेंथ गायब करना है सोचो, तो लेंथ को लिख देना वॉल्यूम बाय एरिया, तो ये बनेगा एक्सप्रेशन। यहां से रो वी कांस्टेंट एरिया के स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शनल है, और अगर डिस्क है, एरिया सर्कुलर एरिया है, तो एरिया पाई आर स्क्वायर लिखोगे, आर स्मॉल आर रेडियस है, यहां पुट करो तो नीचे आ जाएगा स्मॉल आर की पावर 4। देखो क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर आर की पावर 4। तो रेडियस के साथ ऐसी प्रोपोर्शनैलिटी है। तो बताना मेरे को, लेंथ डबल कर दी खींच के, तो रेजिस्टेंस 4 गुना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। आपने कंप्रेस कर दिया, एरिया कर दी डबल, एरिया डबल करने पे रेजिस्टेंस 1/4 टाइम्स हो जाएगा। आपने कंप्रेस करके रेडियस डबल कर दिया अगर बोला है, तो रेडियस डबल मतलब 2 की पावर 4, रेजिस्टेंस 1/16 टाइम्स हो जाएगा। तो स्ट्रेचिंग के केस में ये वाले फैक्टर्स ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ऐसे 2 टाइप के सवाल आते हैं यहाँ पे। पहले में देखिए परसेंटेज चेंज बहुत छोटा दिया है, दूसरे में देखिए परसेंटेज चेंज बड़ा दिया है। दोनों में अलग अलग कंसेप्ट यूज होगा। लेंथ 0.4 से बढ़ाइए, यहां लेंथ 20% से बढ़ाइए, और पूछा है रेजिस्टेंस में चेंज बताइए। या फिर कई बार फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पूछता है, तो ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूं। इफ परसेंटेज चेंज इज स्मॉल, तो जो एरर में कंसेप्ट लगता था ना, वो एरर का कॉन्सेप्ट यहां पे रिपीट करना है। एरर में क्या कॉन्सेप्ट था समझना मेरी बात। अगर y x की पावर n है, तो परसेंटेज एरर इन y क्या आ जाता था, पावर आगे आके मल्टीप्लाई हो जाती है, परसेंटेज एरर इन x। इस तरीके से पावर आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, सिंपल। रेजिस्टेंस क्या है, रो एल स्क्वायर बाय वी, बाकी सब तो कांस्टेंट है, बस एल का पावर देखना है। तो परसेंटेज एरर या फिर छोटा चेंज है, तो परसेंटेज चेंज
इन रेजिस्टेंस, पावर आगे ले लो, डबल ऑफ परसेंटेज चेंज इन लेंथ आ जाएगा। समझे मेरी बात? इसी को देखो फ्रैक्शनल चेंज में कैसे लिखते हैं। फ्रैक्शनल चेंज का मतलब होता है छोटा सा चेंज इन आर रेजिस्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस, या फिर आप इसे डेल्टा आर बाय आर भी लिख सकते थे। अब अगर इसे आप डिफरेंशिएट करते हो ना लेंथ के टर्म में, तो देखिए फ्रैक्शनल एरर क्या आ जाता है, रो वी तो कांस्टेंट है, डिवाइड करने पे कट जाएंगे, डी आर बाय आर आपको मिलता है, पावर आगे आ जाती है डी एल बाय एल। इसे रिलेटिव एरर भी कहा जाता है। तो फ्रैक्शनल एरर इन रेजिस्टेंस इज डबल फ्रैक्शनल एरर इन लेंथ। आई बेटा ये बात समझ में? परसेंटेज एरर का कंसेप्ट, परसेंटेज चेंज का कंसेप्ट समझ आया? चलो अब रेजिस्टेंस अगर एरिया के साथ देखा जाए तो इस तरीके से आपका यहां पे -2 है, तो परसेंटेज चेंज की बात हो रेजिस्टेंस में तो पावर आगे आएगी -2 टाइम्स परसेंटेज चेंज इन एरिया, और यही रेडियस होता तो रेडियस की पावर 4 थी तो -4 टाइम्स हो जाता। ठीक है, माइनस क्यों, एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, वो अपोजिट सेंस दिखा रहा है इसलिए माइनस। आइए अब मैं सवाल पढ़ाता हूं। यहां पे देखिए परसेंटेज चेंज छोटा है तो रेजिस्टेंस को ये वाले फॉर्मूले से परसेंटेज रेजिस्टेंस डबल परसेंटेज लेंथ कर देते, इसका डबल 0.8, ये आंसर है, सिंपल हो गया। लेकिन ये सिर्फ कब अप्लाई कर सकता हूं, जब रेजिस्टेंस या परसेंटेज चेंज में छोटा है चेंज, परसेंटेज बहुत छोटा चेंज। अगर परसेंटेज चेंज बड़ा हो जाए तो फिर ये एप्लीकेबल नहीं है। तब क्या करेंगे हम, आओ बताते हैं। तब जो आपने बचपन से सीखते आ रहे हो ना परसेंटेज की वर्किंग, वही करोगे। रेजिस्टेंस रो एल स्क्वायर बाय वी। आप देखिए इनिशियली लेंथ को एल नॉट मान लीजिए, रेजिस्टेंस को आर नॉट मान लीजिए। फाइनल लेंथ आपको बोली है 20% इंक्रीज हो गई, यानी इनिशियल प्लस 20% ऑफ इनिशियल, तो कितना हो गया देखिए, एल फाइनल इक्वल टू एल नॉट प्लस 20/100 एल नॉट, ये हो गया 1.2 एल नॉट। ये आपकी फाइनल लेंथ आएगी। अब फाइनल रेजिस्टेंस निकालिए। फाइनल रेजिस्टेंस क्या होगा, रो 1.2 एल नॉट का स्क्वायर, देखिए 1.2 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144, यानी ये हो जाएगा 1.44, ये फाइनल आ गया। समझ गए? अब परसेंटेज चेंज रेजिस्टेंस में फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100, इस तरीके से पूरा प्रोसेस रन होगा। यहां पे बचा देखो, रो एल स्क्वायर बाय वी तो कट जाएगा, बचेगी बस कांस्टेंट 1.44 -1 अपॉन 1 इंटू 100, 0.44 इंटू 100, ये आ जाएगा बेटा 44%। तो इस सवाल का आंसर हो गया 44%। आई बेटा बात समझ में? तो कोई भी परसेंटेज बड़ा हो अगर, है ना, छोटे परसेंटेज आधा परसेंट, 1%, 1.5%, 2%, 2.5%, ऐसे छोटे परसेंटेज चेंज हो तो ये वाला लॉजिक, बड़े परसेंटेज चेंज हो 10%, 20%, 50%, 100%, तो ये वाला लॉजिक। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट से अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। अगला कंसेप्ट देखिए, ये सवाल देखिए, मिक्स करके सवाल है। 1 मीटर लॉन्ग वायर थी जिसको 2 हिस्सों में आपने तोड़ना है। आइए करते जाते हैं। 1 मीटर वायर थी, 2 हिस्सों में तोड़ा, एक हिस्से की लेंथ में मान लेता हूं x, दूसरे की लेंथ हो जाएगी 1 - x। ठीक है, अब क्या बोला, x पार्ट ये रहा, y पार्ट ये रहा। x पार्ट का रेजिस्टेंस क्या होगा, रो एल बाय एरिया। y पार्ट का रेजिस्टेंस क्या होगा, रो एल बाय एरिया। समझ गए? चलो अब देखो क्या हुआ, x वाला जो पार्ट था इसके साथ स्ट्रेचिंग की गई है। क्या बोला है, स्ट्रेचिंग करके W बना दिया, और लेंथ जो है वो डबल कर दी है। तो x में स्ट्रेच कर दिया, लेंथ को डबल कर दिया। तो बताओ मेरे को, स्ट्रेचिंग में लेंथ डबल करने पे क्या होता है, रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ स्क्वायर, तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाता है।
तो रेजिस्टेंस ऑफ W जो है वो 4 टाइम्स होगा रेजिस्टेंस ऑफ X के, तो उसका 4 टाइम्स रो X अपॉन A, ये आपका रेजिस्टेंस ऑफ W बना। अब क्या दिया है आपको, बोला है रेजिस्टेंस ऑफ W इज डबल रेजिस्टेंस ऑफ Y, रेजिस्टेंस ऑफ W इज इक्वल टू डबल रेजिस्टेंस ऑफ Y। आपसे पूछा है X और Y की लेंथ बताइए, ये X है ये Y है, तो आइए सॉल्व करते हैं, इसमें वैल्यू डाल देते हैं फटाफट से। तो रेजिस्टेंस ऑफ W इक्वल टू डबल रेजिस्टेंस ऑफ Y, रेजिस्टेंस ऑफ Y था रो 1 माइनस एक्स बाय ए, रेजिस्टेंस ऑफ W क्या होगा 4 गुना 4 रो X बाय A, बस सॉल्व कर दीजिए। देखिए रो कट गए, 4x इक्वल टू 2 1 माइनस एक्स, 4x इक्वल टू 2 माइनस 2x, 6x इक्वल टू 2, x आ गया 1/3। यानी जब आपने कट किया था तो पहला सेगमेंट जो था x उसकी लेंथ थी 1/3, तो दूसरे की लेंथ क्या होगी 1 माइनस 1/3 यानी 2/3। अब इन लेंथ का रेशो पूछा है, वो रेशो देखो लेोगे तो 1/2 आ गया। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1:2। अगले कंसेप्ट पे आते हैं जल्दी से, टेम्परेचर डिपेंडेंसी पे बात करते हैं। टेम्परेचर के साथ कैसे डिपेंडेंसी है जल्दी से सुनो। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ता है, किसका मेटल का, याद रखना। सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होता है, किसका, सेमीकंडक्टर का। क्यों सर, वो हम पढ़ेंगे बाद में सेमीकंडक्टर में, अभी ये लॉजिक याद रखिए। चलिए मेटल का बता दीजिए, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्यों बढ़ा। ये लॉजिक आप नॉर्मल लॉजिक बना सकते थे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे मूवमेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा, मूवमेंट इलेक्ट्रॉन्स का एटम्स का, तो यहाँ पे कोलिजन्स बढ़ जाएंगे, कोलिजन बहुत तेज फास्ट होने लग गए तो चार्ज के आगे के मोशन में रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, चार्ज आगे की तरफ धीरे जाएगा, ड्रिफ्ट स्पीड कम हो जाएगी, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, समझ गए, करंट कम हो जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने पे ये वर्किंग। अब टेम्परेचर बढ़ाने के बाद नया रेजिस्टेंस कैसे बोलोगे, वो इस फॉर्मूला से आता है, रेजिस्टेंस इक्वल टू, जो लीनियर एक्सपेंशन में था ना वैसे ही है, रेजिस्टेंस इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, या फिर रेजिस्टिविटी की बात करें तो रेजिस्टिविटी इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। मेटल के लिए अल्फा पॉजिटिव है, सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा नेगेटिव है, ध्यान रखते हैं। यहां पे आ जाते, चेंज के टर्म में लिखा करते थे हम लिखते थे ना लीनियर एक्सपेंशन में, डेल्टा एल इक्वल टू एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, वैसे ही है डेल्टा रेजिस्टिविटी इक्वल टू रेजिस्टिविटी अल्फा डेल्टा टी। अल्फा लिखोगे तो ऐसा आ जाएगा सब कुछ इधर लाके, तो यहां पे इसे डिफरेंशियल फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, देखिए अल्फा इक्वल टू 1 बाय रो डी रो बाय डी टेम्परेचर। जब भी अल्फा का टेम्परेचर के साथ फंक्शन दे दे, वैसे आते नहीं मेंस में, बट अगर आ जाए अल्फा का एक फंक्शन दे दिया जाए तो अल्फा की वैल्यू इसके बराबर करेंगे, ये टर्म ध्यान होनी चाहिए, फिर dt को उधर ले जाके इंटीग्रेट करेंगे, तब जाके आपकी वर्किंग सॉल्व होगी, अगर अल्फा का फंक्शन दिया हुआ है टाइम के साथ। तो ध्यान रखना ये भी कंसेप्ट, बाकी ये तो हमें याद होता ही है। चलिए जल्दी से, अब देखिए एक ग्राफ है, ग्राफ एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, उस पे सवाल है, बहुत बच्चे गलत करके आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज मोस्ट सुटेबल टू बी वायर बाउंड स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस। वायर बनाने के लिए सबसे सुटेबल कौन सा रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ है। आओ इसका मैं आंसर बताऊं, ये आपको एनसीईआरटी में ग्राफ दिया है, याद होना चाहिए। तो ये ग्राफ है कॉपर का, जो प्योर कंडक्टर था ना उसका ग्राफ इस तरीके से होता है, इसका अल्फा ना बदलता है टेम्परेचर के साथ, और यहाँ पे बहुत तेजी से रेजिस्टिविटी बदल जाती है। जो हम एलॉयज बनाते हैं, नाइक्रोम देखो यहाँ पे है, जो एलॉयज बनाते हैं जिनसे वायर बनाते हैं, उसका ग्राफ इस तरीके से होता है। सेमीकंडक्टर का ग्राफ रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से कम होता है। हमें क्या बोला था, वायर बनानी है, वायर बनाने के लिए ये मटेरियल सुटेबल है, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर देखो क्या हो जाएगा, ये रहा, ये हल्का सा ऊपर जाता हुआ था, ठीक है। इनफैक्ट बहुत छोटा चेंज है, छोटा चेंज इसलिए कि बहुत ज्यादा लंबे समय तक रेजिस्टेंस में ज्यादा चेंज ना आए, इसीलिए बहुत हल्का सा चेंज है। ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया।
चलिए आगे बढ़ा रहे हैं। ये सवाल देखिए, वेरिएशन अप्लाइड पोटेंशियल करंट, आपको पोटेंशियल वर्सेस करंट का ग्राफ दिया है, लेंथ दी है, डायमीटर दिया है, रेजिस्टिविटी पूछी है। बहुत सारे बच्चों ने ये जवाब गलत दे के आए थे। क्यों गलत दे के आए थे पता है? यूनिट नहीं देखा उन्होंने सब कुछ सही किया, फॉर्मूला ही तो लगाना है, क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, फॉर्मूला लगाना है, फिर भी गलत करके आ गए क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर लिखा था। बहुत बच्चे यहाँ पे 1.44 करके आ गए, बट इसका करेक्ट आंसर था 144। आओ देखें कैसे। सबसे पहले वोल्टेज करंट, इस ग्राफ का स्लोप क्या देगा? स्लोप आपको देगा चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट। अब डेल्टा वी क्या था बेटा? IR था ना, तो यहां पे देखिए इसका जो स्लोप है वो रेजिस्टेंस देगा। ये एक थोड़ी सी थॉट प्रोसेस होनी चाहिए थी कि यहां से रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। 45 डिग्री है तो स्लोप हो गया 1, तो रेजिस्टेंस हो गया 1। रेजिस्टेंस को लिखेंगे ρL/A और इसको 1 के बराबर कर देंगे। बस दैट्स इट। आप सबके लिए ये होमवर्क है, ठीक है, सबको करना है। देखिए डायमीटर दिया है, डायमीटर दिया है 2.4, तो रेडियस क्या हो जाएगा? 1.2 सेंटीमीटर। एरिया क्या लिखना? पाई स्मॉल r स्क्वायर। इसीलिए देखो लेंथ क्या दी थी? 3.14 का मल्टीपल है, क्योंकि पाई को 3.14 लिखोगे। बहुत ध्यान से यहाँ पे सेंटीमीटर का ध्यान रखिएगा। ये देखिए ओम सेंटीमीटर में आपको रेजिस्टिविटी बतानी थी, बस इसे सॉल्व करना है, अच्छे से सॉल्व करना। इस यूनिट में आंसर बताना होमवर्क है, कमेंट करके बताना कि आपने सही आंसर टिक किया है। ठीक है बच्चों, चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल, एक टोस्टर था जिसका रेजिस्टेंस 60 ओम था एट 27 डिग्री सेल्सियस। बाद में क्या किया? टोस्टर को 220 वोल्ट से सप्लाई किया, करंट फ्लोइंग 202.75 हो गया करंट फ्लोइंग, और टेम्परेचर बढ़ गया। टोस्टर को कनेक्ट किया वोल्टेज के साथ, ठीक है, फिर आपका टेम्परेचर बढ़ने लगा, रेजिस्टेंस बढ़ने लगा, तो करंट चेंज हो गया। करंट की वैल्यू दी है। अब देखो ना, आपने वोल्टेज दिया है, करंट दिया है, तो रेजिस्टेंस निकाल लेते सबसे पहले। तो V इक्वल टू IR, R इक्वल टू V/I, 220 अपॉन 2.75। आइए इसे सॉल्व करते हैं। 2 0 लगा दिए, डॉट हटा के 5 से डिवाइड करिए। 5 से एक काम कीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए 20, 5 से करिए 5, 5, फिर 5 से डिवाइड कीजिए, 4 जा 11 जा, तो ये 11 से ये कटा 20, 20 इंटू 4 ये हो गया 80। समझ गए? तो 80 ओम आपका रेजिस्टेंस हो गया। किस टेम्परेचर पे हुआ? बस ये आपसे पूछ रहा था। तो आइए सॉल्व करते हैं। 80 हमने R इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, R इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, अब सुनना मेरी बात। अगर अल्फा 0 डिग्री पे दिया होता तो हम 0 डिग्री वाले को रेफरेंस लेते, R0 हो जाता 0 डिग्री वाला रेफरेंस, या फिर 2-3 वैल्यूज होती, मल्टीपल वैल्यूज होती, अलग अलग टेम्परेचर पे गिवन होती, एक रेफरेंस मानना होता, तो हम 0 डिग्री वाले को रेफरेंस मानते। इस सवाल में क्या है? ये वैल्यू आपको गिवन है बस, और कुछ भी नहीं गिवन है, तो इसी को रेफरेंस मानिए। तो R फाइनल इक्वल टू R इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये डेल्टा टी होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे देखिए नीचे आ जाएगा 4/3 इक्वल टू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, इसको उधर भेज दीजिए। 1/3 इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। अल्फा देखिए वैल्यू दी थी, ये वैल्यू को रख के सॉल्व करते हैं। अल्फा दिया था 2/10⁴ डेल्टा टी। समझ गए? चलिए इसको उधर ले जाइए, तो 100 इंटू 100/6। अब जल्दी से देखिए डिवाइड कीजिए, 1 जा, तो 100/6 फटाफट से करिए, क्या आएगा? 1 6 40 6 36 4.40 रिपीट होता जा रहा है, तो ये हो गया। तो 16.66 इंटू 100 ये हो गया 166.66। ये टेम्परेचर डिफरेंस है। पहले का टेम्परेचर 27 था, उससे डिफरेंस है। डिफरेंस ना केल्विन में भी लो, सेल्सियस में भी लो, सेम ही आता है। तो यही डिफरेंस है,
मतलब 27 से बढ़ गया टेम्परेचर। तो फाइनल टेम्परेचर में आप इसमें 27 ऐड करेंगे, ये आपका फाइनल टेम्परेचर आएगा। 0.66 भी है, और देखिए ऑप्शन देखेंगे तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट आ रहा है। तो इस तरीके से ये सवाल होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये वाला लॉजिक आपसे पूछा है, इफेक्टिव कंडक्टिविटी बताइए। तो इफेक्टिव कंडक्टिविटी, इफेक्टिव रेजिस्टिविटी, इफेक्टिव थर्मल कोफिशिएंट, इन सब के अब आपको डिटेल वर्किंग बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, सीरीज कनेक्शन, दो हमने मटेरियल सीरीज में लगाए, दोनों की लेंथ L1 L2 थी, एरिया क्रॉस सेक्शन का सेम था, कंडक्टिविटी एक की सिग्मा, दूसरे की सिग्मा 2। अब रेजिस्टिविटी क्या लिखते हो आप, रो L बाई ए, रो को लिख दो 1 बाय सिग्मा, क्योंकि सिग्मा में बात हो रही है। तो रेजिस्टिविटी देखो, रेजिस्टेंस ऐसा हो गया, लेंथ अपॉन सिग्मा है, एरिया दोनों में सेम था, लेंथ और सिग्मा अलग अलग। अब इसका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी मतलब क्या है, इस पूरे दोनों मटेरियल को हटा के एक सिंगल मटेरियल लगा दीजिए, पूरा सबका सिग्मा सेम है, एक ही मटेरियल है, वो सिग्मा को लिख दीजिए सिग्मा इक्विवेलेंट। अब इसका रेजिस्टेंस कैसे लिखेंगे, रेजिस्टेंस हम लिख रहे हैं लेंथ अपॉन सिग्मा एरिया। लेंथ पूरी देखिए हो गई L1 प्लस L2, सिग्मा इक्विवेलेंट, एरिया अभी भी वही है। अब क्या करना है, सीरीज का फॉर्मूला लगाना है, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2। आर इक्विवेलेंट का फॉर्मेट रखा, R1 R2 इंडिविजुअल रखिए। अब इसको एरिया काट दीजिए, एलसीएम लीजिए, रेसिप्रोकल लीजिए, ये आपका सिग्मा इक्विवेलेंट का देखिए एक्सप्रेशन बना, समझे। और पिछले सवाल में लेंथ सेम दी थी, तो लेंथ यहां पे सेम करोगे ना, तो ऊपर L प्लस L 2L अपॉन L कॉमन ले लीजिए, तो देखिए आपका लेंथ कट के 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 आ गया। यही आपसे पूछा था, और ये आपका आंसर ऑप्शन बी आपको मिल रहा है। सर ऐसे ही अगर पैरेलल कनेक्शन होता तो पैरेलल में देखिए, अभी इस बार मैंने एरिया अलग माना है, लेंथ सेम माना है, तो ये आपके R1 R2 आ गए। तो आप देखिए इसको पूरे को ज्वाइन करके एक ही मटेरियल लगाएंगे, तो एरिया हो जाएगा A1 प्लस A2, लेंथ अभी भी सेम है, आर इक्विवेलेंट में A1 प्लस A2 लिखिएगा, और यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन का फॉर्मेट लगाइएगा। तो इसको रेसिप्रोकल करके इनको ऐड कीजिएगा, समझ गए, रेसिप्रोकल करके। अब आप यहाँ पे वैल्यूज जब रखेंगे, लेंथ कट गया, सिग्मा इक्विवेलेंट इस टाइप से आ जाता है, और इसमें अगर एरिया सेम कर दूं तो आपका सिग्मा इक्विवेलेंट ये आता है। अब अगर सेम सवाल रेजिस्टिविटी में पूछा जाए, तो सीरीज कनेक्शन में सेम वर्किंग फिर से करना, बस रो L बाय ए फॉर्मूला लेना और पूरा डिराइव करना। सीरीज कनेक्शन में रो इक्विवेलेंट ये आना चाहिए, समझ गए। और अगर लेंथ सेम है तो ये आ जाएगा, और पैरेलल में आप देखोगे तो ये आपका रेजिस्टिविटी इक्विवेलेंट आएगा, और अगर एरिया सेम कर दो तो ये आपका रेजिस्टिविटी इक्विवेलेंट आएगा। अच्छा, अगर आइडेंटिकल हो ना, तो ये आपको ध्यान रखना है कि सिग्मा और रो के इंटरचेंज हो जाते हैं। सुनना, आप देखो यहां पे सिग्मा सीरीज में ये फॉर्मेट में था, सेम फॉर्मेट आप देखो रेजिस्टिविटी में पैरेलल में आया, यस। और अगर आप सिग्मा पैरेलल में निकाल लगे तो आपका ये फॉर्मेट आएगा जो रेजिस्टिविटी में सीरीज में आ रहा है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, डिराइव दिस, ठीक है। डिराइव करके मेरे को कमेंट में लिखना कि डिराइव हो गया है, ठीक है, ये पूछता है एग्जाम। चलिए अब आखिरी में मैं आपको बता दूं, आपसे क्या पूछा है, सेम आपने सीरीज में 2 कंडक्टर कनेक्ट किए, एक बार पैरेलल में कनेक्ट किए, ठीक है। आपसे पूछा है अल्फा इक्विवेलेंट बताइए। अल्फा क्या, टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसका आंसर है ऑप्शन डी। ध्यान से सुनना, एक चीज नोटिस करो, यहां पे दोनों सेम है। पिछले में क्या था, अल्फा सिग्मा निकाल रहे थे, सीरीज पैरेलल अलग अलग, रेजिस्टिविटी सीरीज पैरेलल अलग अलग। यहां पे अल्फा सीरीज पैरेलल में सेम आ रहा है। देखो आओ डिराइव करते हैं। चलिए सीरीज में हम क्या लिखे, सबसे पहले तो ये देखिए R1 R2, तो इसका जो R इक्विवेलेंट होगा वो कितना होगा, R1 प्लस R2। तो ये बात आपकी 0 डिग्री की मान लेते हैं शुरुआत की।
अब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो पहला रजिस्टर बदल गया, ऐसे लिखोगे, दूसरा रजिस्टर बदल गया, ऐसे लिखोगे। अब आर इक्विवेलेंट कैसे लिखोगे, तो आर इक्विवेलेंट फाइनल इक्वल टू आर इक्विवेलेंट इनिशियल 1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा टी, इस तरीके से लिखोगे। तो जो आर इक्विवेलेंट इनिशियल है वो R1 प्लस R2, तो R1 प्लस R2 इंटू 1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा टी। इस पूरे को मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, देखो R1 प्लस R2 ये कट जा रहा है, यहां पे ये वाली टर्म बच रही है इस तरीके से, यहां पे डेल्टा टी कॉमन लेके ये बच रहा है, फिर डेल्टा टी कट जा रहा है, तो अल्फा इक्विवेलेंट देखो आ गया R1 अल्फा 1 प्लस R2 अल्फा 2 अपॉन R1 प्लस R2। क्वेश्चन में आपको दिया था R1 R2 सेम है, R1 R2 सेम कीजिएगा, ये आपका आंसर आएगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। पैरेलल में ऐसा क्या हो गया कि आंसर सेम आ गया, सोचो जरा, आओ बताओ। पैरेलल में बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा है। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का मतलब देखो, आप लिखोगे 1/R1 प्लस 1/R2, अल्फा बहुत छोटा होता है तो ये अपॉन में था, इसको ऊपर ले गए और ये जो पावर है -1 हो गई, पावर अंदर ले आए, तो देखिए ये एक्सप्रेशन बन गया। तो पीछे बस प्लस था 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, यहां पे माइनस हो गया 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी, इधर भी तो माइनस आ गया, तो आप देखोगे पूरा एक्सप्रेशन वापस से वही आ गया और सेम आंसर है। आई बेटा बात समझ में? तो जल्दी से एक बार देखो, यहां पे क्या था, दोनों रजिस्टर सेम थे, आर आर, तो इनका आर इक्विवेलेंट हो गया R/2, 1/R1 प्लस 1/R2 इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट में R/2 1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट इंटू डेल्टा टी लिखा, ये 2 ऊपर चला गया, आर 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 सब जगह से कैंसिल हो गए, इन टर्म्स को ऊपर ले गए, पावर -1 लगा दिया, समझ गए? देखो ध्यान से, अब देखो ये पावर अंदर आएगा। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन क्या होता है मैं लिख देता हूं, 1 प्लस एक्स की पावर n होता है 1 प्लस एन एक्स, अगर x बहुत छोटा होता है। ये बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाया, पावर अंदर आ गई, माइनस साइन हो गया, समझ गए? अब आप इसको पूरा मल्टीप्लाई करना तो यही वापस आ जाएगा, और इसको पूरा अच्छे से ध्यान रखना, दिस इज ऑप्शन डी। और ये था बच्चों आज का हमारा लास्ट सवाल। अब मिलते हैं हम अगले सवाल में। होमवर्क जो दिए हैं वो आपको यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप पे उसके नोट्स मिल जाएंगे। चलिए बच्चों, दिस वाज अ वेरी गुड सेशन, बहुत एंजॉय किया, बहुत सीखा। कमेंट करके बताना, अपने दोस्तों को शेयर करना। मिलते हैं अगले सेशन में। लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स, बाय बाय, टेक केयर।